तारीख 16 अगस्त 1946 कलकत्ता की गलियों में हाथों पर हथियार लहराते हुए मुसलमानों की एक भीड़ गलियों से गुजर रही थी। उसे रास्ते में जो भी हिंदू मिलता उसकी हत्या कर दी जाती, जो भी महिला मिलती उसकी अस्मत लूट दी जाती। ये तारीख डायरेक्ट एक्शन डे का था। वो तारीख जब कलकत्ता की हुगली नदी खून से नहा गई थी। वो तारीख जब 24 घंटों के अंदर कलकत्ता में 6000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। ये तारीख ना अपने आप में शुरुआत है ना अंत। ये एक यात्रा का हिस्सा मात्र है। वो यात्रा जिसने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। वो यात्रा जिसने भारत के असंख्य लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर किया और हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। जिस यात्रा की बात हम कर रहे हैं उस यात्रा की एक महत्वपूर्ण तारीख 14 और 15 जून भी है, क्योंकि यही वो तारीख है जब कांग्रेस ने विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया था। यही वो तारीख है जब अपने शरीर के ऊपर से अपनी मौत के बाद भी भारत के विभाजन ना होने का दम भरने वाले महात्मा गांधी ने भी भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। आज के वीडियो में इसी विभाजन की कहानी की बात करेंगे। आज के वीडियो में आज की तारीख की बात करेंगे। उन्नीस का साल शुरू ही हो रहा था। अभी इंग्लैंड में विश्व युद्ध खत्म हुआ था और लंबे समय के बाद अब चर्चिल की जगह क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला ही गोल था कि अब ब्रिटेन को समेटना है। अब जिनको हमने गुलाम बना रखा है उनको आजादी देनी है। लेकिन जब बात भारत की आजादी की आई तो क्लेमेंट एटली को एक आदमी की जरूरत पड़ी, एक ऐसा आदमी जिसकी बात को कोई ना कह सके। और उन्होंने चुना राज परिवार से जुड़े हुए 46 साल के एक ऐसे युवा को जो इससे पहले 4-5 युद्ध जीत चुका था। एक युवा जिसे इंग्लैंड में सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता था। उसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन को जिम्मेदारी दी गई भारत को आजाद करने की। माउंटबेटन वायसराय बन के भारत में आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो किया कि युद्ध के कारण जो खर्चे बंद कर दिए गए थे उन खर्चों को दोबारा शुरू किया गया। बड़ी बड़ी पार्टियां दी जाने लगी और माउंटबेटन भारत के नेताओं से मिलना शुरू करते हैं। एक एक कर जब माउंटबेटन भारत के अलग अलग नेताओं से मिलने लगते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि भारत धार्मिक तौर पर इतना बढ़ चुका है कि अब एक देश के तौर पर इसे साथ नहीं रखा जा सकता। माउंटबेटन एक चिट्ठी लिखते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट में यही बताते हैं कि अगर भारत को आजाद करना है तो उसके लिए भारत को बांटना पड़ेगा। लेकिन भारत में चल रही इस धार्मिक हिंसा, भारत में चल रहे इस उन्माद का कारण भारत से नहीं कहीं और से ही शुरू हुआ था। इसके बीज कहीं और गाड़े गए थे। 1914 से 18 के बीच जब तुर्की में खिलाफत के लिए आंदोलन शुरू हुआ, जब अपने खलीफा को वापस कुर्सी पर बिठाने के आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी लपटें भारत तक भी आई। ये बात अलग है कि बाद में खुद तुर्की एक सेक्युलर देश बन गया, लेकिन भारत में जो आग लगी थी वो आग सुलग थी। और इसी आग के कारण एक ग्रेजुएशन के लड़के ने 1933 में कागज के ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान लिखा। पहली बार ये थ्योरी रखी गई कि भारत को दो देशों में बांट देना चाहिए और एक मुस्लिम देश पाकिस्तान। जब पहली बार ये बात जिन्ना के सामने 1933 में आई थी तो जिन्ना ने उस कागज को उछाल दिया था और कहा था कि तुम असंभव बात कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब लेकिन भारत के विभाजन की बात 1946-47 में आई तो वही जिन्ना पाकिस्तान के पिता के तौर, द फादर ऑफ नेशन के तौर पर बैठकर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते थे। किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसको लिखा है लैरी कॉलिंस और लैपियर डोमिनिक। इस किताब में एक मीटिंग का जिक्र आता है जिस मीटिंग में माउंटबेटन 4 बड़े नेताओं से मिल रहे होते हैं। पहले नेता होते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे महात्मा गांधी, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथे जिन्ना। जब माउंटबेटन महात्मा गांधी से मिलते हैं तो गांधी उनसे यही बात कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन भारत दो हिस्सों में नहीं बंटना चाहिए। अगर खून बहता है तो बह जाने दो, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। गांधी एक प्रस्ताव रखते हैं माउंटबेटन के सामने। कहते हैं कि अगर जिन्ना को राज ही करना है तो ऐसा करो कि भारत को बांटो मत, बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा देश ही जिन्ना को दे दो।
जिन्ना को कहो कि वही शासन करें हिंदुओं के ऊपर भी। माउंटबेटन कहते हैं कि अगर आप जाकर कांग्रेस से इस बात की सहमति ला दें तो मैं ऐसा कर सकता हूं। ये करने के बाद महात्मा गांधी जाके इसके लिए सेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग के दौरान जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ माउंटबेटन की बैठ नहीं पाती, लेकिन इस मीटिंग में एक व्यक्ति ऐसा था जिससे माउंटबेटन की पुरानी जान। जब माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिंगापुर में थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू भी सिंगापुर में थे और माउंटबेटन की नेहरू से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि माउंटबेटन उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घुमाया करते थे। जब उनके अंग्रेज सलाहकारों ने उनसे कहा कि एक ऐसा आदमी जो आपके देश का दुश्मन है उसको अपने साथ आप घुमा रहे हैं, तो उस समय माउंटबेटन ने कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक विद्रोही के साथ घूम रहा हूं, मगर मैं विद्रोही के साथ नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ हूं। राम मनोहर लोहिया अपनी किताब लिखते हैं। किताब का नाम है गिल्टी मेंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और इस किताब में यही लिखते हैं, राम मनोहर लोहिया लिखते हैं कि भारत के विभाजन का कारण भारत के नेताओं की सत्ता के लिए लालायित होना, सत्ता की उनकी भूख भारत के विभाजन का कारण। जिस रात माउंटबेटन भारत को बांटने का प्लान बना रहे थे, उस दिन शिमला में जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ थे। प्लान के बनने के बाद सबसे पहली कॉपी माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रखी। जवाहरलाल नेहरू ने जब उसको पढ़ा तो उनका सीना अंदर से जल उठा। उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया और माउंटबेटन के सामने जाकर के कहा कि अगर ये प्लान रखा गया तो इसे कांग्रेस सिरे से नकार देगी, इस पर कांग्रेस कभी भी सहमत नहीं हो। उसके बाद जाम के कुछ ग्लास बने और रात भर माउंटबेटन और नेहरू साथ बैठे रहे। उन्होंने प्लान में कुछ बदलाव किए और उसे ऐसा बनाया कि कांग्रेस उसे स्वीकार कर ले। जो महात्मा गांधी अपनी लाश के ऊपर भी देश को बांटने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं गांधी को नेहरू ने तैयार किया। और आखिरकार अपने जीवन के एक ऐसे दौर में जब महात्मा गांधी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, जब उनकी ताकत लगातार कम हो रही थी, जब देश भर में उनके खिलाफ भी आवाज उठने लगे थे, तो 14 जून को कांग्रेस की कार्य समिति बुलाई गई और उसी कार्य समिति में पहली बार उनके सामने माउंटबेटन प्लान रखा गया। वो माउंटबेटन प्लान जिसके आने से पहले ही जवाहरलाल नेहरू उसको पारित करवाने की पूरी लॉबिंग, पूरी की पूरी तैयारी कर चुके थे। आखिरकार दिन भर बहस हुई और 15 जून 1947 को कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ भारत के बंटवारे का दौर। उसके बाद शुरू हुआ बलात्कार, हत्या, पलायन का दौर। एक ऐसा दौर जिसने भारत की छाती पर लकीर खींच दी, एक ऐसा दौर जिसने भारत की भूमि को खून से रंग दिया। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।